Hello everyone, welcome to the channel SST Excel Studies। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में कुछ एक नए वर्ड्स आते हैं, कुछ एक ऐसी टर्म्स आती हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है उस चैप्टर को समझने के लिए और उसके अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए। तो हमारी इस वीडियो में हम कुछ एक ऐसी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज़ हो रही हैं और जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी पहली टर्म है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या है? किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज लेकर आना किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के द्वारा। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर इंडिया में आए और इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। हाँ, ऑफ कोर्स होता है कि वो जो चेंजेस लेकर आते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर आते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। क्लियर? अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि प्रैक्टिस, ये जो कॉलोनाइजेशन है इसकी प्रैक्टिस करना, कि मीन्स जब पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपने बेनिफिट्स के लिए चेंजेस लेकर आती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या था? कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट किया गया उसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहा गया। अब इसमें इस मूवमेंट के अंदर जो मेन जो प्रोसेस था वो क्या था? सत्याग्रह का। और सत्याग्रह क्या था? नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा नंबर के लोग जब अपना एजिटेशन शो करें एक सिंपल तरीके से, नोवल तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो उसको बोलते हैं सत्याग्रह। और ये ट्रुथ के ऊपर बेस होता है। गांधी जी ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो टर्म है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। अब इसमें था क्या कि इसमें बहुत सारी पावर्स मिल गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे कि वो ब्रिटिश जो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको सप्रेस कर सकते थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर सकते थे। और पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे जिनको वो अरेस्ट करते थे सत्याग्रह के दौरान, उनके ऊपर बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के 2 साल तक उनको डिटेंशन में रख सकते थे, अपनी कैद में रख सकते थे। तो ये बहुत ही रिप्रेसिव एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जब एक बहुत ज़्यादा एक नंबर में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि मार्शल लॉ लग गया था, और कुछ लोग जो थे वो बैसाखी के फेयर के लिए इकट्ठे हुए थे। तभी जनरल डायर वहां पर आ गया और उस जो बाग था उसका सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। तो जनरल डायर ने उस गेट को ब्लॉक कर दिया और वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग, लेडीज, जेंट्स, मेल, फीमेल, बच्चे, बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों की हत्या की गई। मास नंबर पर लोगों की किलिंग हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअल अटैक था, बहुत ज़्यादा क्रूअल एक्टिविटी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। तो इसको जाना गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से। नेक्स्ट आता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या था? मिलिट्री लॉ जो कि सस्पेंड कर देता है किसी भी अदर ऑर्डिनरी लॉ को। जैसे लोगों के पास अपनी राइट होता है कि वो इकट्ठे होकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ अगर लग जाता है तो 3-4 लोग इकट्ठे होकर बातचीत नहीं कर सकते। और जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो ये मार्शल लॉ अप्लाइड था। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है पिकेट। पिकेट क्या होता है? प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। किसी भी फैक्ट्री का, ऑफिस का या शॉप का जो एंट्रेंस है उसे ब्लॉक कर दे। ये भी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते और यहाँ पर काम
नहीं कर सकते। ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है जो कि किया गया जब सत्याग्रह हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, तो लोगों ने पिकेट किया ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट टर्म आती है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो ग्रुप थे उनको इकट्ठा किया गया, उनको एक साथ लाकर मूवमेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, हिस्सा लेने के लिए कहा गया। और इसके अंदर क्या था, नॉन कोऑपरेशन किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करने से मना किया गया। लोगों ने बायकॉट किए, पिकेट्स किए, इंस्टीट्यूशंस में काम करने से मना किया। जो टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने से मना किया। मतलब बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ थी इसके अंदर की गई। सब के अपने अपने एस्पिरेशंस थे। प्लांटेशंस जो फार्मर्स थे उनके अपने एस्पिरेशंस थे, वो रिवेन्यू कम कराना चाहते थे। और इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके अपने एस्पिरेशंस थे। वो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हें कम किया जाए, और जो है कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस में सुधार किया जाए। तो मतलब सबके अपने अपने एस्पिरेशंस थे और उन्हें अपने अपने एस्पिरेशंस के चलते पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट टर्म आती है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते कुछ लोग, गोरखपुर में कुछ लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया पुलिस के साथ में। उनकी मार पिटाई शुरू हो गई और वहाँ पर फिर आग लगा दी गई, आग लग गई। और ये इंसिडेंट जो था बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, और इसके बाद में गांधी जी को ये मूवमेंट भी वापस लेना पड़ा और ये चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट टर्म आती है बायकॉट। बायकॉट किसे कहते हैं, रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ को, किसी डील को, किसी एसोसिएशन को किसी के साथ एसोसिएट करने से मना किया जाना कहा जाता है बायकॉट करना। जैसे कि इंडियंस ने बायकॉट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट टाइम आती है गोडेम रिबेल्स। गोडेम रिबेल्स क्या थे, आंध्र प्रदेश के अंदर अलूरी सीताराम राजू नाम का एक व्यक्ति था, एक फार्मर था जो कि गांधी जी का बहुत ज़्यादा भक्त टाइप से था, भक्त कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मानता था उनको। और जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो उसने भी गोरिल्ला वार शुरू कर दी। तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको गोडेम रिबेल्स कहा गया, और क्योंकि ये गोडेम हिल्स पे हुआ था तो इसका नाम गोडेन रिबेल्स रखा गया। नेक्स्ट टर्म आती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जो कि सर जॉन साइमन के अंडर में आया। वो उसका काम क्या था कि ये देखना कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहे हैं और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक थी कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के अंदर सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन मेंबर एक भी नहीं था। तो ये कुछ एक मतलब इसकी जो ड्रॉबैक थी ये बहुत ही गलत था कि कोई भी, जब कोई इंडियन उसके अंदर नहीं होगा तो वो अपने जो राइट्स हैं उनको वहाँ पे कैसे रख सकता है, अपने जो पॉइंट्स थे उनको कैसे उस कमीशन में रख सकता था, कैसे समझा सकता था गवर्नमेंट को कि भाई वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए गांधी जी ने इसको अपोज किया और गांधी जी के साथ में बाकी इंडियंस ने भी साइमन कमीशन को, साइमन गो बैक का एक नारा देकर इसका अपोज किया। क्लियर। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर क्या हुआ, 1930 के अंदर गांधी जी ने एक मार्च रखा, मार्च किया साबरमती से लेकर के दांडी तक। और इसमें क्या किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, क्योंकि उस समय में लोगों को सॉल्ट बनाने की इजाज़त नहीं थी समुद्र के पानी से। लेकिन गांधी जी ने इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उसको इग्नोर कर दिया। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जिसके स्टार्टिंग से उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट बनाया, जिससे उन्होंने कहा कि भाई सॉल्ट जो है एक ज़रूरी चीज़ है और लोगों को ये मुफ्त में मिलना चाहिए, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए सॉल्ट
बना सकें। तो उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगाया हुआ था जो लॉ। तो सॉल्ट लॉ को तोड़ के इस मूवमेंट का शुरुआत किया। नेक्स्ट टर्म आती है गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या था कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो जो लॉर्ड इरविन था वो चाहता था कि भाई इस मूवमेंट को ख़त्म किया जाए, लेकिन गांधी जी की शर्तों को क्योंकि उसने इग्नोर कर दिया था, तो गांधी जी इस मूवमेंट को वापस नहीं लेना चाहते थे। तो क्या हुआ, राउंड टेबल मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए उसने गांधी जी को बुलाया कि आप लंदन में आकर कॉन्फ्रेंस कीजिए और बदले में हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर देंगे। तो गांधी जी इस बात को मान गए और फिर वो लंदन गए और कॉन्फ्रेंस करी। हालांकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये यूजलेस रही, गांधी जी डिसअपॉइंटेड रहे इससे। नेक्स्ट हम आती है हरिजन्स। हरिजन्स कौन थे? अनटचेबल्स, जो पुअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, जिन्हें लोग अनटचेबल कहते थे और गांधी जी उनको भगवान के बच्चे कहते थे। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जबकि ये मूवमेंट चल रहे थे और उसके बाद में इन मूवमेंट्स का जो कुछ रिजल्ट निकला वो ये हुआ कि जो दलित लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको रिजर्व सीट की परमिशन मिली। गवर्नमेंट ने उनको कुछ रिजर्व सीट्स दी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेकिन वो तभी मिलती उनको जब वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन को जीतेंगे। तो जो भी दलित पीपल इलेक्शन लड़ते और इलेक्शन को जीतते, उन्हें वो रिजर्व सीट पर रहने का जो राइट था वो मिल जाता था। लेकिन इसमें भी बहुत मतभेद हुए बाद में, क्योंकि मुस्लिम जो ग्रुप था वो चाहता था कि उन्हें भी माइनॉरिटी में काउंट किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।